साथियों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फोरम ऑफिशियल में। जैसा कि आप थंबनेल पर देख पा रहे हैं, भारतीय संविधान के पृष्ठभूमि को हम लोग डिस्कस करेंगे आज की इस क्लास में। और इस क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भारत का संविधान बना है उसको बनने में आप ऐसे तो पढ़ते हैं कि 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगा है, लेकिन एक कई 100 वर्षों की लंबी प्रक्रिया है, उसे हम लोग समझेंगे। क्या उस प्रक्रिया में कैसे बदलाव है उसको देखने के लिए ये क्लास आपको पूरा ज्ञान दे देगी। तसल्ली से पढ़िएगा। और एक इन्फॉर्मेशन और कि ये जो क्लास है वो स्पेसिफिक है समीक्षा अधिकारी और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स को टारगेट कर रही है। तो चलिए बिना देर के वो शुरू करते हैं हम लोग। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पर जो पहला पेज ओपन होकर के आ रहा है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं, पहले मैं वो आपको थोड़ा सा बता दूं और समझा दूं, फिर उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। देखें, भारतीय संविधान के बनने की जो प्रक्रिया है वो चल करके कहां से आ रही है, वो चल करके आ रही है 1773 से। 1773 से शुरू होगी, 1773 एडी से शुरू होगी और ये प्रक्रिया 1950 में जाकर के पूरी तरीके से लागू हो जाएगी। तो कहां कहां कौन कौन से ईयर में चेंज आपको समझना है, उसकी क्रोनोलॉजी आप जल्दी से देख लें, फिर मैं उन्हीं को एक्सप्लेन करूंगा अंदर के पेजेस पर। तो 1773 से शुरुआत होगा। एक चेंज आपको देखने को कहां पर मिलेगा, 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट आएगा। पिट्स इंडिया एक्ट के बाद आपको 1793 में चार्टर एक्ट देखने को मिलेगा। चार्टर एक्ट 1793 के बाद आपको 1813 में चार्टर एक्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको 1833 में चार्टर एक्ट देखने को मिलेगा और लास्ट चार्टर एक्ट, मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, अंतिम चार्टर एक्ट आपको देखने को मिलेगा 1853 में। और इसके बाद एक क्रांति होगी जिसे आप कहेंगे 1857 की क्रांति या विद्रोह। और इसी के बाद से 1858 में आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आने लगेगा। तो क्लास को हम लोग 2 हिस्सों में बांट करके समझेंगे। पहली जो शुरुआत करेंगे वो 1773 से लेकर के और 1858 तक, और दूसरी शुरुआत जो होगी वो 1858 से लेकर के 1947 यानी भारत की आज़ादी तक। तो 2 हिस्सों में क्लास होगी और दोनों क्लास करने के बाद आप कंप्लीटली इस पोजीशन में होंगे कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड के डेवलपमेंट को समझने के लिए आपको कोई असुविधा कहीं पर नहीं होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पर। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट नाम से ही क्लियर हो रहा है कि यहां से एक अधिनियम आएगा जिसके माध्यम से अब रेगुलेशन शुरू होगा, एक एक्ट बना करके शासन शुरू होगा। कौन शासन करेगा, इसके पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड है, जस्ट 1 मिनट का, उसे आप समझेंगे। इससे पहले क्या हुआ था, एक बहुत ही डिसिसिव वार, एक बड़ा निर्णायक युद्ध लड़ा गया था अंग्रेजों के द्वारा। किसके किसके बीच में हुआ था वार? अंग्रेज थे एक तरफ, यानी कि भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो ब्रिटेन से आई हुई थी। दूसरी तरफ मुगल बादशाह जो शाह आलम द्वितीय था, शाह आलम द्वितीय की आर्मी थी। और जो अवध का नवाब था सुजाउद्दौला, उसकी आर्मी थी। और साथ में मीर कासिम की अपनी आर्मी थी। तीनों की ज्वाइंट आर्मी को ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैटल ऑफ बक्सर में डिफीट किया। और बक्सर के युद्ध में हरा देने के बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कॉन्फिडेंस लेवल था वो बहुत ऊपर चला गया और पैरेलल गवर्नमेंट की शुरुआत होती है। कैसे? 1765 में, 1765 में बंगाल के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर बना दिया गया और डुअल गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट किया गया रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में डुअल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश किया और कहा कि अब पैरेलल शासन होगा। टैक्स कलेक्शन की जो पावर थी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो दीवानी राइट था, कर इकट्ठा करने का जो पावर था, वो चलाया किसके पास? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और बाकी का शासन बंगाल का नवाब देख रहा था। लेकिन आपको भी मालूम होगा कि 2 शासन एक साथ कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए जब वारेन हेस्टिंग 1772 में आया बंगाल का गवर्नर बन करके, तो उसने डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को एबॉलिश कर दिया। तो सवाल 2 आपके सामने निकल करके आ रहे हैं कि बंगाल में उस समय डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को किसने शुरू किया और बंगाल में उस समय डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को किसने समाप्त किया? तो शुरू किया रॉबर्ट क्लाइव ने और समाप्त किया वारेन हेस्टिंग ने। अब बात जब यहां से आगे बढ़ी तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कैसे शासन करेगी, इसके लिए सबसे पहले वहां से बनकर के एक रेगुलेटिंग एक्ट आया जिसे आप 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। इस एक्ट के बारे में आपको पहला पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि भारत में एक सुनिश्चित शासन प्रणाली की जो शुरुआत होती है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से होती है। इसके बाद कहा गया कि ये जो अधिनियम होगा आपका,
ये लागू कब से होगा, ध्यान दीजिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि कोई अधिनियम जिस ईयर बनता है उसी ईयर वो लागू हो जाता है। अधिनियम लागू हुआ 1774 में, 1774 में अधिनियम में लागू हुआ। और इसी अधिनियम के बारे में ये कहा जाता है कि ये अधिनियम बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल घोषित करता है, यानी कि नाउ द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वुड बी द गवर्नर ऑफ बंगाल वुड बी द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब बात को समझना, बंगाल कुछ इस तरीके के हालात थे, आप समझ सकते हैं। बंगाल प्रेसिडेंसी यहां पर थी इनकी, यहां पर मद्रास प्रेसिडेंसी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंट्रोल में थी, और साथ में यहां पर बॉम्बे की प्रेसिडेंसी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के कंट्रोल में थी। तो जो बंगाल में बैठा हुआ गवर्नर है, 1773 के अधिनियम से कहा गया कि अब वो गवर्नर जनरल होगा। और क्या कहा गया कि गवर्नर जनरल के अधीन होगा गवर्नर मद्रास का और गवर्नर बॉम्बे का, यानी कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा वही कंट्रोल करेगा गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे को। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी, यानी कि उसकी सीनियरिटी होगी और बाकी दो गवर्नर उसके अंडर में काम कर रहे होंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया कि जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर होंगे ये तो अधीन होंगे ही 1773 के अधिनियम से जो गवर्नर जनरल बनाया गया, लेकिन एक बात आपको ध्यान देने वाली और भी है कि इसमें और ज्यादा क्लैरिटी लाने के लिए कि निश्चित रूप से वो अधीन काम करेंगे ही करेंगे, इसी चीज को रेक्टिफाई किया जाएगा आगे 1784 में। फिलहाल यहां पर ये पॉइंट डाल दिया गया कि हाँ, गवर्नर जो होगा बंगाल का जो गवर्नर जनरल होगा वो गवर्नर्स को कंट्रोल कर रहा होगा। अब थोड़ा आगे बढ़े तो सवाल ये पूछा गया आपसे कि जो गवर्नर जनरल की परिषद होगी उसमें सदस्य संख्या कितनी होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य संख्या जो होगी वो क्या होगी, 4 होगी। इसके बाद देखिए आरओ और पीसीएस में हर एक सवाल फैक्चुअल आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर करते रहना है क्योंकि प्री मेंस मिला करके बिना कॉन्सेप्ट के फैक्ट याद नहीं होते हैं, लेकिन फैक्ट पर फोकस बहुत रखना है, ठीक है। तो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें सदस्य संख्या कितनी थी, 4 थी। इसके बाद कहा गया कि बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल, अब यही बात आप देखो कैसे लोग कंफ्यूज होते हैं, 3 इसमें चेंज पॉइंट है, मैं आपको अभी समझा देता हूं। 1773 के एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया। 1833 के चार्टर एक्ट से भारत के जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वुड बी द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो यहां पर पहला जो बना वो लॉर्ड विलियम बेंटिक बना, लॉर्ड विलियम बेंटिक बना। और यहां 1773 में जो पहला गवर्नर जनरल बना वो कौन बना, वो बना वारेन हेस्टिंग। अब सवाल आपसे कैसे पूछेगा कि वह कौन सा गवर्नर था जो गवर्नर बनकर के आया और गवर्नर जनरल बनकर के गया बंगाल का, तो आंसर क्या होगा, वारेन हेस्टिंग गवर्नर बनकर के आया और गवर्नर जनरल बनकर के गया। सिमिलरली लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनकर के आया, लेकिन वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनकर के गया। और एक चेंज आपको और याद रखना है, जो यहां कहा जा रहा है 1857 के रिवॉल्ट के बाद 1858 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, इसमें कहा गया कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वही वायसराय बनेगा, यानी कि लॉर्ड कैनिंग आया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन करके और गया था वायसराय बन करके। समझ आ रही होगी बात आप लोगों को। आगे बढ़े तो इसके परिषद में, इसके काउंसिल में हमने बताया कि 4 मेंबर थे और पहले गवर्नर जनरल के रूप में, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में जो आया व्यक्ति वो कौन बन करके, वारेन हेस्टिंग। अब बात ये कही गई कि अब कानून व्यवस्था कैसे चलेगी, तो इसी एक्ट में कहा गया कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से भारत में एक सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश होगी। ध्यान से समझना, जो अभी का आपका सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, यही सुप्रीम कोर्ट उस समय स्टैब्लिश नहीं हुआ था। कहा गया कि एक सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश होगा और ये सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश होगा इस एक्ट के माध्यम से। कहां पर स्टैब्लिश होगा, भारत का सुप्रीम कोर्ट 1773 के माध्यम से, 1773 के अधिनियम के माध्यम से कलकत्ता में स्टैब्लिश होगा। तो सवाल आपसे क्या पूछेंगे कि इंडिया के अंदर जो पहला सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुआ अंग्रेजी हुकूमत के अंदर, वो कहां पर, तो 1774 में स्टैब्लिश हुआ ये कलकत्ता में 1773 के एक्ट से। जरा पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, द कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1774 बाय द 1773 रेगुलेटिंग एक्ट एंड द फर्स्ट जज ऑफ दिस कोर्ट वाज एलिजा एम्पे। कई बार सवाल पूछा गया आपसे कि इसके पहले जज कौन थे, तो आंसर था एलिजा एम्पे, ठीक है। अब अगला और इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सवाल था कि इस कोर्ट में कुल कितने जज होंगे। इस कोर्ट में देखिए, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आज के सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने
जजों की सीट है, और साथ में ये भी बताएंगे कि जजों की सीट यानी कि नंबर ऑफ जजेज डिसाइड करने का पावर हिंदुस्तान में किस ऑर्गन के पास है, प्रेसिडेंट के पास है, पार्लियामेंट के पास है, या सुप्रीम कोर्ट के पास है, किसके पास है। फिलहाल जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनी थी उसमें कितने जज थे, उसमें 4, एक चीफ जस्टिस और 3 दूसरे जस्टिस, राइट। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो कैसे मामलों को देखने की कैपेसिटी थी, कैसे मामलों को देखने का अधिकारिता क्षेत्र था इनके पास, तो कहा जा रहा है कि सिविल मामले थे, आपराधिक मामले थे और नौसेना के मामले थे, ये सारे मामले थे। अब आपके मन में एक प्रश्न आना चाहिए कि सर ये बताइए कि यदि ये सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में थी तो क्या इसके मामलों को हम कहीं अपील कर सकते थे। आंसर होगा यस, हम इसका अपील कर सकते थे। कहां पर, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के निर्माण के निर्णयों के विरोध अपील जो आप कर सकते थे वो प्रीवी काउंसिल में कर सकते थे। तो सवाल फिर उठता है कि सर प्रीवी काउंसिल क्या थी। प्रीवी काउंसिल यूके में थी, ये 1708 में बनी थी, और अंतिम यहां पर आप अपील कर सकते थे, और यहां पर जो बैठे हुए ज्यूरिस्ट पैनल के लोग थे वो उस पर विचार करते। तो आपको यहां तक की बातें समझ में आ रही होंगी। और ध्यान दीजिएगा, नोट्स आप कैसे बनाएंगे। हो सकता है कि आप ये सारे टॉपिक कई बार पढ़े हों, जो इसमें नए पॉइंट्स आपको मिल रहे होंगे, एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल रहे होंगे, वो आप अपने नोट्स में मेंशन करिएगा यदि आपने पहले कभी पढ़ा है तो। और नहीं पढ़े हैं तो आप आराम से पढ़िए, फिर कोई टेंशन नहीं है आपको। तो कहां पर आप अपील करते, प्रीवी काउंसिल में। इसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं, देखिए कोई भी अधिनियम बनता है, कोई भी आप अपना जीवन का नियम बनाते हैं, अपने किसी बिजनेस का नियम बनाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि उसमें आप पहले ही बार में पूरी तरीके से परिपक्वता के साथ या परफेक्टनेस के साथ कोई काम कर ले जाए। उसमें हमेशा क्या होता है, संशोधन की या इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। तो जो 1773 में अधिनियम बन करके आया रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें कुछ कमियां थी। उन कमियों को दूर करने के लिए एक एक्ट बनाया गया जिसे कहा गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। तो देखिए साथियों, 1781 का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, ये अभी तक आपकी परीक्षा में बहुत कम पूछा गया है। तो एक आयोग का ट्रेंड ये भी है कि जो आपको बहुत बार पूछा गया, जो सबको याद है, कई बार उसी के आसपास की किसी एक्ट को पूछ लेते हैं। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट किस ईयर में आया, आंसर होगा 1781। और जो मेन पर्पस था इसके आने का वो क्या था, वो था 1773 में जो रेक्टिफिकेशन था, जो उसकी कमियां थी उसको दूर करना, ये मुख्य उद्देश्य था। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि कंपनी शासन भारत में कैसे करेगी। तो कंपनी भारत में शासन करेगी दो तरीके से। एक, देखो पहले तो ये आपको कंफर्म कर दें कि जब कंपनी भारत में आई तो उसी समय कंपनी का उद्देश्य शासन करना नहीं था। पहले तो कंपनी व्यापार करने आई थी, लेकिन भारत के राजनीतिक माहौल ने, भारत के उस समय के तत्कालीन राजनीतिक माहौल ने कंपनी को एक अवसर दिया कि जितना लूट सकते हो उतना तो लूट ही लो, साथ में यदि मौका मिल रहा है तो शासन करना शुरू करो। नहीं तो आप सोचिए, एक बार जरा कल्पना करिए कि कैसे संभव था कि कोई कंपनी व्यापार करने आएगी और व्यापार करते करते शासन करने लगेगी। वाज इट पॉसिबल। अब आप इंडिया की कंपनी को भेज दो, पता चला कि रिलायंस है, टाटा है, कोई कंपनी गई व्यापार करने यूएस में या बांग्लादेश में गई व्यापार करने, और वहां देखते देखते रूल करने लगी, तो इट वाज नॉट इजी ना। लेकिन क्या हुआ होगा ये तो आपके सोचने का सब्जेक्ट है। खैर हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे भी कि कैसे कंपनी ने एक्सपेंड किया, लेकिन मुद्दा क्या था, मुद्दा ये था कि कंपनी व्यापार करेगी तो उसके लिए एक हमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाना पड़ेगा, और कंपनी राजनीतिक हस्तक्षेप करेगी तो इसके लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनेगा। लेकिन शुरुआत में ही यह क्लियर नहीं था ब्रिटेन के सम्राट को या महारानी को कि भाई कंपनी जा रही है तो वहां पर वो राजनीतिक हस्तक्षेप भी करेगी। लेकिन जब राजनीतिक हस्तक्षेप करने लगी कंपनी भारतीय राजाओं के साथ, तो उस समय हमें आवश्यकता पड़ी एक पॉलिटिकल अफेयर बनाने की। तो शुरुआत कैसे हो रही है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनेगा, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आप कह सकते हैं इसको। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा वो बेसिकली क्या डील करेगा, कंपनी के कमर्शियल अफेयर को डील करेगा। और आगे चल करके आप देखेंगे 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट आएगा, इसके माध्यम से क्या डेवलप होगा, इसके माध्यम से एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनेगा। तो अब आइए बात करते हैं हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या कह रहा है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्यों पड़ा। तो विलियम पिट इस समय वहां के प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, तो विलियम पिट के नाम पर इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट रखा गया। अब ये पिट्स इंडिया एक्ट क्या कह रहा है, सबसे पहले ये आपको समझना है कि 1765 में दीवानी राइट मिला किसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। और 1765 में मिले हुए दीवानी राइट से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बहुत भारी मात्रा में धन आ रहा था, राइट।
1773 में 1773 में कंपनी को क्या मिल गया? रेगुलेटिंग एक्ट मिल गया। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के साथ कंपनी अपने कमर्शियल अफेयर को आगे बढ़ाती है, वाणिज्यिक कार्यों को आगे बढ़ाती है। लेकिन इसी बीच में जब आप इतिहास में जाओगे तो देखने को आपको मिलेगा कि कंपनी भारतीय राजाओं के राजनीति में, उनके राज्य क्षेत्रों में बहुत बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप करना शुरू करती है। चाहे हम बात मैसूर की कर लें, चाहे हम बात मराठा की कर लें, चाहे हम बात बंगाल की कर लें, कहीं की भी बात आप कर लो। यानी कि ब्रिटेन के सम्राट को ऐसा लगने लगा कि नेसेसरली अब इंडिया में हमें कंपनी के वर्क को ध्यान में रखते हुए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाना चाहिए, जो क्या करेगी? राजनीतिक हस्तक्षेप करेगी या राजनीतिक मैटर्स को हल करेगी। और इसी के माध्यम से उन्होंने क्या बनाया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया। तो अब देखो ध्यान से समझना, सवाल आपके एग्जाम में क्या आएगा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रक मंडल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत किस अधिनियम से बनाया गया? तो आंसर आप क्या करेंगे? ये बनाया गया साथियों विलियम पिट के द्वारा जो बनाया गया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 था, इसके माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या डील करेगी? पॉलिटिकल अफेयर्स को डील करेगी। ये ध्यान रखिएगा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल अफेयर्स को डील करेगी। ठीक है, अब देखें, सवाल ये पूछा जाएगा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जो मेंबर्स होंगे, जो सदस्य होंगे, इनको अपॉइंट कौन करेगा? तो ध्यान से समझिएगा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर जो मेंबर्स होंगे उनको कंपनी अपॉइंट नहीं करेगी। नहीं तो बात तो हो जाती ना कि कंपनी खुद तो करप्शन में इन्वॉल्व थी। पता चलता कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर को यदि कंपनी के ऑफिशियल्स ने अपॉइंट किया तो वो ऑलरेडी उसी करप्शन का हिस्सा बन जाते। तो जो यहां पर अपॉइंटमेंट होगा सदस्यों का, ये अपॉइंटमेंट ब्रिटिश सम्राट के द्वारा होगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स अपॉइंटेड होंगे कहां से? ब्रिटिश सम्राट से। समझ आ रही बात आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं। आगे हमने ये कहा आपसे कि जो पिट्स इंडिया एक्ट आया उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल बन गया और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पहले से चला आ रहा था। यानी कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दो हिस्से थे, एक था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ध्यान रखिएगा, यही बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आगे चल करके मर्ज कर दिया जाएगा। कब? वहां पर 1858 का जो अधिनियम आएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसमें इन दोनों को स्क्रैप करके एक काउंसिल बनाई जाएगी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के लिए, जो ब्रिटिश कॉलोनी इंडिया होगी, वहां पर इसको मर्ज कर दिया जाएगा और वो लंदन में बैठेगा भारत सचिव, है ना। तो इन दोनों को मर्ज किया जाएगा। तो दो पॉइंट आपको याद रखना है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बनाया कहां पर गया और मर्ज किया गया कहां पर, या समाप्त किया गया या स्क्रैप किया गया। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एक एक्ट आया 1784 में जिसे आप 1786 का एक्ट कहते हैं, और इसके बारे में कहा गया कि गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णयों को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया जाएगा। बात ऐसे समझें जैसे आप पढ़ते होंगे, सपोज दैट कि यहां पर गवर्नर जनरल बैठा हुआ बंगाल के अंदर और उसने कोई निर्णय ले लिया, उस निर्णय का कोई दुष्प्रभाव हो रहा है, उसे लग रहा है कि निर्णय हमें बदलना चाहिए। तो अब इसके लिए वो ब्रिटेन भेजेगा लिख करके पत्र, वहां से पत्र लिख करके आएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो कहा जा रहा है कि विशेष परिस्थितियों में निर्णय को, परिषद के निर्णय को गवर्नर जनरल लागू कर सकता है या उसमें कोई चेंज कर सकता है, निरस्त कर सकता है। ये पावर किसको दिया गया? गवर्नर जनरल को। आज भी आप पढ़ेंगे इतिहास में तो जो हमारे पास वर्तमान में प्रेसिडेंट के पास पावर्स हैं, वो उसकी जड़ें बहुत पीछे इतिहास से निकल करके आ रही हैं, और वो पूरी यात्रा आप हमारे साथ करेंगे। कहीं कंफ्यूजन हो जरूर आप बताइएगा, जो भी आपका कंफ्यूजन होगा वो अगले वीडियो में जरूर टेकअप कर लिया जाएगा। आगे देखें क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी दी गई? 1786 के अधिनियम से। अभी भी देखिए, ध्यान से समझिएगा, जब आपसे पूछते हैं कि भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च प्रमुख कौन होता है, तो आप कहते हैं कि सर राष्ट्रपति होता है भारत का। तो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वही आगे चल करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाला पद आएगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से ही वायसराय का पद आएगा, और वही आगे बन करके भारत के राष्ट्रपति के रूप में स्टैब्लिश हो रहा है। तो जो भारतीय तीनों सेनाओं का सर्वोच्च प्रमुख भारत का राष्ट्रपति आप जानते हैं, ये चीज कहां से निकल करके आ रही है? 1786 के अधिनियम से। तो आज से याद रखना है, भारत की तीनों सेनाओं का प्रमुख जो है यही पावर यहां से ली गई है। क्या? गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति बना दिया गया 1786 के अधिनियम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1773 हो गया, 1784 हो गया, 1786 हो गया, बीच में हमने 1781 आपको बताया। अब बात आती है 1793 की। 1793 में आप जानते हैं कि चार्टर एक्ट आया, और इस समय यहां पर लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। और ये चार्टर एक्ट क्या कह रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कही जा रही है कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया।
अब ध्यान से समझना, 1793 में 1793 में यदि चार्टर एक्ट आ रहा है और कह रहा है कि 20 वर्षों के लिए हमने बढ़ा दिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को, यानी कि अगला जो आपका अधिनियम आएगा वो आएगा 1813 में, 20 वर्ष जोड़ेंगे तो, ठीक है। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार का मतलब ये था कि पूरब के साथ, पूरब जब मैं कहूं अपने लेक्चर्स के अंदर, तब आपको साथियों ध्यान रखना है कि हम लंदन में खड़े होकर के पूरब की तरफ देखेंगे तो एक बड़े व्यापारिक कॉलोनी के रूप में भारत और चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस जैसे जो देश हैं वो हमारे सामने नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो पूरब के देशों के साथ व्यापार करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार मिला हुआ था, उसी एकाधिकार को बढ़ा दिया गया 20 वर्षों के लिए। एकाधिकार का मतलब ये होता है, एकाधिकार का मतलब ये होता है कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई और कंपनी ब्रिटेन से आकर के व्यापार नहीं करेगी, अकेले मोनोपोली होगी किसकी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, राइट। और यह अधिकार इनका बढ़ाया गया 20 वर्षों के लिए, 1813 तक के लिए। अगली जो बात कही गई, कहा गया कि अब यहां पर जो 1793 का चार्टर एक्ट होगा, इसके माध्यम से भारत के राजस्व से वेतन देने का प्राविधान किया जाएगा, किसको, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सवाल, ध्यान से समझिएगा। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को यहां से कैसे कमजोर किया जा रहा है, यानी कि जो हमारे लिए राजनीतिक निर्णय ले रहे हैं, भले ही वो लंदन में बैठे हों या इंडिया में बैठे हों, मैटर ये नहीं था। मैटर ये था कि उनकी सैलरी जाएगी भारत के द्वारा जो कलेक्टेड रेवेन्यू होगा उससे, यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ का एक बेटर एग्जांपल आपको देखने को ये मिल रहा है। 1773 के कंट्रोल एक्ट में, चार्टर एक्ट में ये मेंशन कर दिया गया कि ऑफिशियल्स की सैलरी जाएगी इंडियन रेवेन्यू से, ठीक है। इसके बाद क्या कहा गया, इसके बाद ये कहा गया कि इसी चार्टर एक्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि गवर्नर जनरल जो होगा बंगाल में, वो अपनी अनुपस्थिति के समय, जब वो नहीं प्रेजेंट रहेगा, परिषद के असैनिक सदस्यों को अपने परिषद का उप प्रधान नियुक्त कर सकता है, यानी कि जो नॉन मिलिट्री मेंबर्स होंगे वो भी परिषद के उप प्रधान हो सकते हैं। ऐसा किसने कर दिया, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसने ये इसी एक्ट के माध्यम से उसको पावर मिल गई, वो ऐसा कर सकता है, ठीक है। अब अगला बात, आज भी आप जानते होंगे कि शराब को लेकर के बड़े कानून बनते रहते हैं, कई राज्य प्रतिबंधित करते हैं, कई राज्य प्रतिबंध को हटाने की मांग करते हैं, टैक्सेस अलग अलग राज्यों में अलग अलग लगते हैं। कई बार शराब की बिक्री को लेकर के समाचार बनने लगते हैं, जैसे कि सबसे पहले यदि लॉकडाउन में, कोरोना लॉकडाउन में दुकानें खुली तो शराब की खुली। इसी प्रकार से जब ब्रिटिश हुकूमत में शराब की बिक्री सरकार को बढ़ानी रहती थी तो वो समाचार पत्रों पर बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट फ्रंट पेज पर निकालते थे कि देखिए बहुत बड़े बड़े लोग शराब पीते थे, जिससे कि शराब की बिक्री को बढ़ावा मिले। अब इसी बीच में क्या हुआ कि शराब आप जानते हैं मैनुअली भी बनाई जाती है, कई बार फैक्ट्री में भी बनाई जाती है शराब, कई बार इलीगल शराब भी लोग बनाते हैं जिसमें कई बार जहरीली शराब बन जाती है। तो यहां पर एक चीज कहा गया कि 1793 का ये चार्टर एक्ट होगा जिसके माध्यम से बिना लाइसेंस के शराब कोई भी नहीं बेचेगा। अभी देखिए, अभी जैसे आप चाय की दुकान तुरंत खोल लेते हैं, लेकिन कोई कहे कि नहीं चलो कल से शराब की दुकान खोलो, कहीं बैठ जाओ रेडी पर लेकर के शराब बेच रहे हैं, आओ ले लो पौआ आधा ठर्रा सब बिक रहा है, ऐसा नहीं होगा ना। कैसे होगा, लाइसेंस चाहिए होगा आपको प्रॉपर, और लाइसेंस आज गवर्नमेंट देती है। तो ये लाइसेंसिंग की जो शुरुआत हुई है लेकर की, वो शुरुआत हुई है 1793 के चार्टर एक्ट से। आगे बात करते हैं। देखिए, जब सिस्टम में चीजें चलेंगी तो टैक्स भी तो आएगा ना, टैक्स इंपॉर्टेंट था, राइट। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चेंज जो हमें देखने को मिलेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट के अंदर, वो देखने को मिलेगा 1813 में। साथियों, 1813 का जो चार्टर अधिनियम था, ये किस प्रकार से चेंज को कर रहा था आप उसे समझिएगा। मैंने कहा कि 1700, थोड़ी सी ना आपको मॉडर्न हिस्ट्री से क्रोनोलॉजी को कनेक्ट करना पड़ेगा। मैं 1 मिनट में आपको समझाता हूं। हालात कुछ ऐसा था कि 1798 में जब लॉर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनकर के आया, तो उसने एक पॉलिसी बनाई जिसे हम लोग कहते हैं सब्सिडियरी अलायंस, सहायक संधि। और इस सहायक संधि के माध्यम से उसने कई सारे भारतीय राज्य क्षेत्रों को ब्रिटिश इंडिया में मिला लिया। और इससे पहले हम देखें तो मैसूर इसके जस्ट बाद 1799 में मैसूर तो आ ही गया था। आपको मालूम है टिप्पू सुल्तान की डेथ हुई थी, मैसूर भी इसमें आ चुका था। कर्नाटक पहले से था, बंगाल पहले से था, मराठे भी कमजोर हो चुके थे। 1803 आते आते आप देखेंगे कि मराठे भी सरेंडर करने लगे हैं, और आगे चलकर के 1818 में तो पेशवा का पद ही समाप्त कर देंगे। कहने का मतलब यह है कि मराठा हो, कर्नाटिक हो, मैसूर हो, बंगाल हो, अवध हो, ये जो बड़े राज्य क्षेत्र थे, इवन हैदराबाद, ये सारे के सारे लगभग 1813 आने से पहले पहले
ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बन चुके थे। यानी कि अब अंग्रेजों को आवश्यकता इस बात की थी कि जो भारतीय लोग जिन पर हम रूल करने जा रहे हैं वो मानसिकता उनकी अंग्रेजी हो जाए। बात को समझना, आप मैं एक बार फिर से समझाता हूं। जिनके ऊपर हम शासन करने जा रहे हैं वो उन लोगों की मानसिकता कैसी हो जाए, अंग्रेजी हो जाए। तो अंग्रेजी मानसिकता होगी कैसे, जब हमें अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी, पहली बात। दूसरी बात यह कि जो हमारी धार्मिक मानसिकता है वो ईसाई हो जाए। यदि हम धर्म से ईसाई हो जाएंगे तो अंग्रेजी हुकूमत को आसानी से हम मान लेंगे। इस चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 1813 में कुछ बड़े बड़े चेंजेस किए। क्या चेंज किया? सबसे पहली बात जो उन्होंने करा वो क्या किया? सबसे पहली बात तो उन्होंने ये किया कि भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के अनुमति प्रदान की गई। पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि भारत के अंदर ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति किस अधिनियम से प्रदान की गई? तो आंसर होगा 1813 का चार्टर अधिनियम। दूसरी बात यहीं पर कही गई कि प्रत्येक वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी शिक्षा के ऊपर 1 लाख रुपया खर्च करेगी। अभी ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक वर्ष यानी कि एवरी ईयर 1 लाख रुपया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शिक्षा के ऊपर खर्च करेगी। और ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति मिल गई, यानी कि क्रिश्चियन मिशनरीज लगाए जाएंगे जिससे कि भारतीयों को ईसाई धर्म के बारे में आसानी से पढ़ाया जाए। आज भी आप देखते होंगे, कई बार आप बुक अफेयर्स में जाते हैं जहां पर बहुत सारी किताबें बिक रही हैं, बुक फेयर्स वगैरह लगे हुए हैं या कोई बुक स्टॉल लगा हुआ है, तो कई बार आप देखते होंगे धर्म ग्रंथों को लोग वहां पर फ्री में आपको बांट रहे होते हैं। कोई गीता बांट रहा है, कोई कुरान बांट रहा है, कोई बाइबल बांट रहा है। तो सवाल ये उठता है कि ये फ्री में क्यों कोई बांट रहा है? सिर्फ इसलिए कि आप उसके धर्म को पढ़ें और जानें। हो सकता है कि वो धर्म आपको अच्छा लगे और आप अपना धर्म चेंज करके उसके धर्म को अडॉप्ट कर लें, या उस धर्म की अच्छी बातें आपके जीवन में आ जाए। तो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कहां से शुरू हो गया? 1813 के चार्टर एक्ट से। ठीक है, अब अगला और महत्वपूर्ण चेंज इन्होंने क्या किया? देखिए, कंपनी अब धीरे धीरे वाणिज्यिक इकाई से एक राजनीतिक, एक प्रशासनिक इकाई के रूप में कन्वर्ट हो रही थी। यानी कि कंपनी अब व्यापार कम और रूल ज्यादा कर रही थी। समझ में आ रही मेरी बात आप लोगों को ना? तो जब रूल ज्यादा कर रही थी तो उस कंडीशन में क्या था? उस कंडीशन में अब कंपनी को एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की तरफ मूव किया जा रहा था और कहा गया कि चाय और चीन को छोड़कर, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, कि चाय और चीन को छोड़ करके आपके सारे व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किए जाएंगे। यानी कि 1813 का चार्टर अधिनियम कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करता है। किन दो चीजों को छोड़ करके? चाय के क्षेत्र में व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके बाकी सारे एकाधिकार आपके समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो चार्टर एक्ट 1813 से हमने 3 पॉइंट आपको बताया है। तीनों पॉइंट में से कोई ना कोई एक परीक्षा में आता रहता है। अब देखें, जो व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किए गए उनमें भी 2 चीजें छोड़ दी गई थी। वो 2 चीजें लागू थी अगले 20 वर्षों के लिए। तो 1813 से आप अगले 20 वर्ष चलोगे तो आ जाएगा ईयर कितना हो जाएगा? 1833, 1833। 1833 का चार्टर एक्ट आया। 1833 के चार्टर एक्ट में जो बड़े चेंजेस थे वो क्या थे मैं आपको समझाता हूं। लेकिन इससे पहले क्या हो रहा था? इससे पहले आप जानते हैं कि सती प्रथा को एबॉलिश किया गया था डॉक्टर राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में एक बड़ा चेंज किया था, सती प्रथा को एबॉलिश किया था। उधर हमने कहा 1813 के माध्यम से भारत के अंदर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार शुरू हो चुका था। अर्थात अंग्रेज भारत के धर्म में भी इंटर करना शुरू कर चुके थे, भारत के एजुकेशन में भी इंटर करना शुरू कर चुके थे। बाकी सब तो वो कर ही रहे थे। तो इस पर्टिकुलर एक्ट से क्या क्या निर्णय लिए गए? सबसे पहला और बड़ा निर्णय लिया गया कि कंपनी के सभी प्रकार के वाणिज्यिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा आपके एग्जाम में कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को, चाय और चीन को छोड़ करके सारे व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त किए गए? तो आंसर होगा 1813 के एक्ट से। और सभी प्रकार के व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः कब समाप्त किए गए? तो आंसर होगा 1833 के चार्टर एक्ट से। इसके बाद जो बात कही गई वो बहुत ही डिसिसिव बात थी, बहुत ही निर्णायक बात थी। कहा गया कि कंपनी का जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा, कंपनी के अंदर जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा, अब यही भारत का गवर्नर जनरल होगा। यानी कि द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वुड बी द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल एक होगा और वही जो कलकत्ता में बैठा हुआ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। याद रखिएगा, अंग्रेजों की राजधानी जो थी वो कलकत्ता ही थी। वो तो बंगाल विभाजन के बाद 1911 में यह डिसाइड हुआ कि अब राजधानी दिल्ली जाएगी और 1912 में राजधानी दिल्ली शिफ्ट कर दी गई थी। इसीलिए आप देखेंगे कि कलकत्ता का विकास बहुत ज्यादा आपको दिखाई देता है, क्योंकि अंग्रेज वहां पर आए तो शुरुआत उन्होंने अपनी वहीं पर सारी करी थी। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो किस अधिनियम के माध्यम से कहा गया कि बंगाल का गवर्नर जनरल होगा? आंसर होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और किस अधिनियम से कहा गया कि बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल होगा? तो आंसर होगा 1833 का चार्टर एक्ट। और पहला भारत का जो गवर्नर जनरल बना वो बना लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं तो यहीं पर यह कहा गया कि चार्टर एक्ट जिसने बंबई और मद्रास की परिषदों की विधि निर्मात्री शक्ति को समाप्त कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये आपके सामने कि मद्रास और बंबई की जो परिषद थी उसमें जो विधि निर्माण की शक्तियां थी उन शक्तियों को कंप्लीटली एबॉलिश कर दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट से। इसके बाद क्या बात कही गई? कहा गया कि चार्टर एक्ट 1833 की एक धारा थी, जो धारा थी कौन सी? 87। इस धारा में क्या कहा गया कि किसी भी भारतीय को मात्र धर्म, जन्म स्थान, वंश तथा वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा। ध्यान से समझिएगा, सरकारी सेवा का मतलब अंग्रेजों की जो सरकार थी उसके अंदर यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं तो जन्म स्थान आपका कहां पर है, वर्ण कहां पर है, धर्म कहां पर है, कौन सा धर्म है, इस बेसिस पर आपको अयोग्य नहीं माना जाएगा। धारा कौन सी होगी? 87। अर्थात अब एक चीज आप यहां से समझ सकते हैं कि अब कंपनी ये चाह रही थी कि भारतीय समाज के हर वर्ग, हर धर्म के लोग सरकारी कर्मचारी बने। और सरकारी नौकरी का मजा तो आप जानते ही हैं, आज भी आपको सरकारी नौकरी चाहिए, इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये था कि सरकारी नौकरियों में हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग से लोग आए और ज्वाइन करें ब्रिटिश सरकार को। इसीलिए उन्होंने सारा का सारा यहाँ पर प्रोविजन क्या किया? 87 सेक्शन में कह दिया कि कोई भी अयोग्य नहीं होगा इन चीजों के बिहाफ पर। ठीक है, एक बड़ा वार था ये। इसके बाद कहा गया कि भारतीय क्षेत्रों का प्रशासन अब भारत के नाम से नहीं बल्कि ब्रिटेन के नाम से होगा। ध्यान दीजिएगा, 1833 के इस अधिनियम ने ही हमें क्रक्स देना शुरू कर दिया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से यह समझा चुकी है ब्रिटेन की महारानी और सम्राट को कि भाई ब्रिटेन अब तैयार रहे भारत को अपनी कॉलोनी बनाने के लिए। हमने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है, अब भारत पूरी तरीके से हमारे कंट्रोल में है। और यहाँ तो हम क्लियर करते हैं कि भारत का शासन भी जो हम करेंगे वो ब्रिटिश सम्राट के नाम से करेंगे। आज भी आप जानते होंगे कि भारत का जो शासन है, भारत का शासन वो किसके नाम पर चल रहा है? भारत का शासन भारत के राष्ट्रपति के नाम पर चल रहा है। आप अपने राज्यों में जो है बैठे हुए, आपके राज्य में राज्यपाल होते हैं जो राष्ट्रपति के एक एजेंट के रूप में काम कर रहे होते हैं, और पूरे भारत को कंट्रोल करने के लिए जो शासन चल रहा है वो राष्ट्रपति के नाम पे चल रहा है। तो कहने का मेरा मतलब था कि इसकी शुरुआत आप देख पा रहे हैं 1833 के चार्टर एक्ट से हो चुकी है कि जो शासन होगा भारत में वो ब्रिटिश सम्राट के नाम से होगा। ठीक है, आगे जब हम बात करते हैं तो भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। भारत में दास प्रथा को, दास प्रथा, दास या दस्यु, ये बड़ा पुराना कॉन्सेप्ट है, आप जानते होंगे इतिहास में लोग दास रखते थे, दास और दासियां। तो ये दास और दासी अब कोई नहीं रखेगा, इस पूरे सिस्टम को ही एबॉलिश कर दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट से। इसके बाद जब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो कहते हैं कि अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जो जनरल होगी, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल होगी, परिषद जो होगी, उसमें एक विधि विशेषज्ञ बैठेगा। क्योंकि देखो आप कानून तो बना रहे हैं लेकिन उस कानून में क्या कोई ऐसा भी मेंबर है जो कानून का ज्ञाता हो, जिसे हम विधि विशेषज्ञ कह सकें? तो एक ऐसा मेंबर आप बैठाएंगे और वो होगा चौथा मेंबर। ठीक है, इसके बाद जो पहला विधि विशेषज्ञ नियुक्त किया इन्होंने, वो नियुक्त किया किसको? मैकाले को। तो मैकाले पहला विधि विशेषज्ञ बना 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। इसके बाद की थोड़ी सी स्टोरी हम आपको बता देते हैं। इसके बाद ये कहा गया कि जो भारत के अंदर जो चेंजेस दिखाई देंगे, नो डाउट वो ब्रिटिश सम्राट जिस पर साइन करेगा वो होगा, गवर्नर जनरल जो यहाँ से बताएगा कि हाँ ऐसा होना चाहिए वो होगा, लेकिन भारतीयों की भी तो कुछ अपनी डिमांड होगी। डिमांड कैसे सामने निकल कर के आ रही वो देखिएगा। एक बड़ा ही चेंज आपको देखने को मिलेगा 1848 में, और ये चेंज देखने को मिलेगा 1848 में डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी लेकर के आएगा, हड़प नीति जिसे आप कहते हैं। और इस हड़प नीति के माध्यम से कई सारे रियासतों को, कई सारे राज्यों को भारत में यूं कहें तो जबरदस्ती मिलाया जाना शुरू कर दिया उसने। और इसी बीच में 1857 के अंदर एक स्थिति ऐसी पैदा हो गई कि जब भारत के सैनिकों के मन में एक असंतोष फैल गया
कि हमारे धर्म के खिलाफ खिलवाड़ हो रहा है, जो कारतूस लगे हुए हैं वो, उस पे जो वैक्स लगी, जो चर्बी लगी है, वो या तो गाय की है और या तो सूअर की है। और इस जन भावना को जो ठेस पहुंचा, इसने एक बारूद का काम किया। हालांकि मैं आपको बताऊं कि ये बारूद तो बहुत पहले से इकट्ठा हो रहा था, अचानक से नहीं था। क्योंकि जब कोई भी ऐसा व्यक्ति हमारे धर्म में, जाति में इंटरफियर करेगा जिसको हम अपना नहीं मान रहे हैं, हम उसकी बात नहीं मानना चाह रहे हैं, तो अंदर अंदर नफरत पैदा होगी। कई सारे कारण थे, वो इतिहास में आप पढ़ेंगे। लेकिन हर बड़ी घटना का कोई ना कोई तात्कालिक कारण होता है। तो तात्कालिक कारण बना वो जो मंगल पांडे साहब ने गोली मारी अपने ऑफिसर को, और उसी के बाद 1857 की क्रांति हो गई। लेकिन उसी के पहले अंतिम चार्टर एक्ट के रूप में 1853 में एक चार्टर एक्ट आया। आई रिपीट अगेन, लास्ट चार्टर एक्ट कौन सा था? 1853। और हर 20 वर्ष पर आ रहा था। यदि आप नोटिस करें तो 1813, 1833, 1853 लास्ट चार्टर एक्ट के रूप में 1853 का चार्टर एक्ट आया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी भारत में, ब्रिटेन की सरकार डायरेक्टली रूल नहीं कर रही थी। ध्यान रखिएगा, भारत एक कॉलोनी ब्रिटेन की कब बनी? 1858 के एक्ट के साथ। यानी कि इस समय शासन किसका था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। और इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि पहली बार गवर्नर जनरल के विधायी व प्रशासनिक कार्यों का विभाजन कर दिया गया। यानी कि अब गवर्नर जनरल के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क अलग होंगे और लेजिस्लेचर वाले वर्क अलग होंगे। सेपरेट कर दिया गया लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को। जो आप जिसे आप शासन और प्रशासन कहते हैं ना, ये अंतर आपको देखने को मिलेगा 1853 के चार्टर एक्ट से। इसके बाद क्या कहा गया कि विधि निर्माण के लिए भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई। यानी कि भारत में एक केंद्रीय विधान परिषद होगी जो क्या करेगी? विधि निर्माण करेगी। ठीक है। और इसी में आपसे कहा जा रहा है कि बंगाल के प्रशासनिक कार्यों हेतु एक नए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की जाएगी 1853। यानी कि प्रशासनिक कार्यों को विधायी कार्यों से अलग कर रहे थे। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत हुई थी? तो भारत में सिविल सेवाओं की, इस समय आईसीएस हुआ करता था, जो आज आप आईएएस कहते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये इंडियन सिविल सर्विस आईसीएस हुआ करता था। और इस आईसीएस में इंडियंस भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर सकें, इसकी शुरुआत की गई 1853 के चार्टर एक्ट से। और शुरुआत कब हुई? 1854 में। 1854 में इंडियंस के लिए ओपन कर दिया गया। मुझे आप कमेंट करके बताएंगे कि आईसीएस की परीक्षा क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन थे और उन्होंने किस ईयर में क्वालिफाई करा था। लेकिन ये सब किसके रिकमेंडेशन पर हुआ? ये सब हुआ मैकाले की समिति पर। ध्यान रखिएगा, मैकाले की समिति पर ही उधर 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट भी आया था। एंड दैट वाज द रीजन कि आज भी आप देखते हैं कि इंग्लिश का डोमिनेंस यूपीएससी के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। कई बार जब हिंदी भाषी क्षेत्रों के लोग नाराज होते हैं इंग्लिश को लेकर के, तो यही कहते हैं कि मैकाले की पॉलिसी पर आज भी चल रही यूपीएससी। तो ऐसा नहीं है, स्वतंत्र भारत ने बहुत कुछ आपको दिया। यूपीएससी हमारी हमारी डेमोक्रेसी का एक बहुत स्ट्रांग पिलर है, वो अच्छा करती है। भाषा बाध्यता नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी समझ अच्छी हो, आप एक अधिकारी बनने वाला अप्रोच अपना रखें, एटीट्यूड रखें, बनेंगे। तो लॉर्ड मैकाले के रिकमेंडेशंस पर क्या कर दिया गया? यहाँ पर 1853 में कहा गया कि अब इंडियंस के लिए भी हम कंपटीशन को ओपन कर रहे हैं। आफ्टर दैट भारतीय विधान परिषद में पहली बार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अपनाया गया 1853 के चार्टर एक्ट से। इसके बाद हमने क्या कहा? इसके बाद कहा गया कि 1853 का जो चार्टर एक्ट होगा ये बताएगा कि विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया जाए। यानी कि जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसका फुल फ्लेज्ड मेंबर बनाया जाएगा। किसको? जो विधि मेंबर होगा। ठीक है। तो 1853 के बाद हमने आपको बताया था साथियों, यदि आपको याद हो, शुरू में ही हमने आपको बताया था कि हम लोग दो हिस्सों में देखेंगे। एक हिस्सा है जो 1773 से चलेगा और ये चलेगा 1857 तक। यानी कि 57 में विद्रोह होगा, 1773 से लेकर के सारे जो बड़े चेंजेस थे वो हमने आपको दिखाया। जो मेजर डेवलपमेंट हो रहा है संविधान का, यहां तक तो देखिए चार्टर एक्ट आ रहा था और रेगुलेटिंग एक्ट आ रहा था, पिट्स इंडिया एक्ट आ रहा था। लेकिन अब जब 1858 में ब्रिटेन शासन करना शुरू करेगा इंडिया को एक कॉलोनी बना करके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आना शुरू होगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के माध्यम से भारत को कैसे हम लोग आगे बढ़ाएंगे, कैसे रूल करेंगे, ये आपको पूरा प्रोसेस अब अगले वीडियो में समझना है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि 1858 आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। 1858 के बाद क्या होगा? 1858 के बाद 1861 में एक काउंसिल एक्ट आएगा, वायसराय की काउंसिल जब बनेगी तो। और इसके बाद आप देखेंगे 1885 में कांग्रेस बनेगी, इंडियन नेशनल कांग्रेस,
जो अंग्रेजी हुकूमत पर पूरा दबाव डालेगी कि अब हम अपना कानून खुद बनाएंगे। और इसी के साथ 1892 में एक्ट आएगा और इसके बाद आप देखेंगे 1909 में रिफॉर्म होगा, 1919 में रिफॉर्म होगा, 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बहुत बड़ा आएगा और इसके बाद 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आएगा और भारत आज़ाद हो जाएगा। तो इन्हीं बातों के साथ आप सभी लोगों को एक बार धन्यवाद और जय हिंद। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे इसके आगे की कहानी को लेकर के। थैंक यू।